आज आप लोगों के लिए सीपीसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो अक्सर आपके जुडिशरी के एग्जाम में, मेंस में, प्रारंभिक परीक्षा में, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिक्री क्या है, जजमेंट क्या है और ऑर्डर क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, इसके संबंध में क्या प्रोविजन है सीपीसी में। तो आज अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम इन्हीं टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो सीपीसी में सेक्शन 2 सब क्लास 2 में डिक्री को परिभाषित की गई है। डिक्री 2(9) में जजमेंट को, निर्णय को बताया गया है, जजमेंट, और 2(14) में आदेश को बताया गया, जो काफी सिमिलर दिखते हैं लेकिन यह अलग अलग है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो डिक्री को 2(2) में डिफाइन की गई है। डिक्री दीवानी न्यायालय का एक ऐसा न्याय निर्णय है जो किसी वाद और कार्रवाई में पक्षकारों के अधिकारों को निश्चायक रूप से अब निर्धारित करता है। इसके बाद कुछ किया जाना शेष नहीं रहता, यह प्रारंभिक और अंतिम हो सकता है। तो डिक्री के अगर हम एलिमेंट देखें तो डिक्री के जो आवश्यक तत्व हैं, कहा एक न्याय निर्णय होगा, न्याय निर्णय किसी वाद और कार्रवाई में होगा, न्याय निर्णय से पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय, दूसरा यह विनिश्चय निश्चायक होगा, और न्याय निर्णय की प्रारूपीय अभिव्यक्ति, न्याय निर्णय की प्रारूपीय अभिव्यक्ति होती है। यानी डिक्री के लिए यह आवश्यक है 5 एलिमेंट, जो उसकी परिभाषा से ही आप देख सकते हो कि डिक्री न्याय निर्णय की एक प्रारूपीय अभिव्यक्ति है जो किसी वाद और कार्रवाई में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से विनिश्चय करती है। यह एक औपचारिक अभिव्यक्ति है, प्रारूपीय अभिव्यक्ति है। अब डिक्री के लिए आवश्यक है कि न्यायालय का जजमेंट होना चाहिए, यानी न्यायालय के माध्यम से ही डिक्री आएगी, और न्याय निर्णय से किसी वाद और कार्रवाई में होना चाहिए। इसके लिए भी आवश्यक है कि जो डिक्री पास होगी वह हमेशा किसी वाद और कार्रवाई में होगी। अब वाद को परिभाषित नहीं किया गया सीपीसी में, लेकिन वाद को अगर हम देखें तो इसके लिए हंसराज वर्सेस बनाम देहरादून इलेक्ट्रॉनिक ट्रांबेज कंपनी में प्रीवी काउंसिल ने परिभाषित किया कि हंसराज वर्सेस देहरादून ट्रांबेज कंपनी के केस में प्रीवी काउंसिल ने यह परिभाषित किया कि वाद का तात्पर्य एक ऐसी कार्रवाई जो वाद पत्र के माध्यम से संस्थित की जाए, यानी वाद हमेशा वाद पत्र के माध्यम से संस्थित होगा। और वाद पत्र को सीपीसी की धारा 26 में बताया गया है, और इसके साथ सब आप देखेंगे कि वाद पत्र का प्रारूप क्या होगा। तो इसके लिए हमें धारा ऑर्डर 6 और 7 देखना होगा, और उसको ऑर्डर 4 में संस्थित किया जाता है। यानी डिक्री हमेशा आएगी किस पे? वाद और कार्रवाई पे आएगी, और इससे पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अब निश्चय हो जाएगा। यानी वाद पत्र में पक्षकार किसी अनुतोष की मांग करता है वाद पत्र के माध्यम से, जो उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला है। अब इसमें एक या एक से अधिक अनुतोष हो सकते हैं। तो डिक्री के माध्यम से न्यायालय उन पक्षकारों के अधिकारों को डिसाइड कर देता है। इसके बाद कुछ किया जाना शेष नहीं रहता, इसकी सीधे अपील होगी। तो न्याय निर्णय पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय करता है, और यह विनिश्चय निश्चायक होगा। निश्चायक मतलब अंतिम होगा, इसके बाद कुछ किया जाना शेष नहीं रहता। डिक्री से फाइनल ऑर्डर है कोर्ट का, डिक्री एक फाइनल ऑर्डर है कोर्ट का, निश्चायक अभिव्यक्ति है। और इसके साथ ही साथ यह बताया यह प्रारूपीय अभिव्यक्ति है। यानी प्रारूपीय अभिव्यक्ति का तात्पर्य डिक्री को एक फॉर्मेट में ही आप पारित करोगे। फॉर्मेट के संबंध में, डिक्री के फॉर्मेट के संबंध में आदेश 20 नियम 6 में बताया गया है। तो एक फॉर्मेट दिया गया है डिक्री का, हम बताएंगे अभी कि डिक्री के क्या फॉर्मेट है। तो डिक्री हमेशा न्यायालय के द्वारा पारित होगी, और वाद और कार्रवाई में पारित होगी, वाद में पारित होगी। वाद के संबंध में
आप धारा 26 सीपीसी का, और इसके लिए हमें आदेश अगर देखें वास्तव में 1, 2, 6, 7 और 4 ये आदेश हमें पढ़ना पड़ता है। इससे पता चलता है कि बाद पत्र, चूंकि धारा 26 कहती है कि प्रत्येक बाद पत्र के माध्यम से संस्थित होगा और इसके कथन शपथ पत्र द्वारा सत्यापित होंगे। जो पक्षकार बाद पत्र में कथन करेगा वह मिथ्या नहीं करेगा, इस बात का वह शपथ लेगा। और यह धारा 26 कहता है, लेकिन धारा 26 उसकी प्रारूप की बात नहीं करता कि बाद पत्र में लिखा क्या जाएगा। इसके लिए हमें ऑर्डर 1, 2, 6, 7 और 4 देखना होगा। ऑर्डर 1 में बाद के पक्षकारों की बात की गई है कि बाद में हम पक्षकार किसको बनाएंगे, वादी कौन होगा, प्रतिवादी कौन होगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसका नियम बताया गया है कि अगर एक से अधिक वादी हैं या एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो उसके संबंध में कौन सा नियम हम फॉलो करेंगे, हम किन किन को पक्षकार बनाएंगे वादी और प्रतिवादी के तौर पे। ऑर्डर 2 कहता है कि बाद पत्र में हम वह सारे अनुतोष मांग लेंगे, वह संपूर्ण बाद की भी रचना करेंगे जो हमें चाहिए। और ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है कि यदि वादी ने अपने बाद पत्र में वे सारे अनुतोष नहीं मांगे, कुछ अनुतोषों का लोभ किया, तो ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है कि उसके लिए वह पुनः बाद नहीं ला सकता। रेस जुडिकाटा लागू हो जाएगा, प्रांगन्याय का नियम लागू हो जाएगा। और आप जब धारा 12 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है अतिरिक्त बाद का वर्जन। कब हम अतिरिक्त बाद नहीं ला सकते, तो उसमें ऑर्डर 2 रूल 2 का भी प्रावधान है। इसको भी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुतोष के कालम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डर 6 में यह बताया गया है कि बाद पत्र के नियम क्या होंगे, बाद पत्र में कौन से कथन लिखेंगे। तो कहा अभिवचन के लिए 4 इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। पहला कि बाद का संक्षिप्त कथन, अवधारणा के लिए प्रश्न, और यह बताया कि केवल संक्षिप्त कथन करेंगे जो मामले से संबंधित हैं, और तथ्यों का उल्लेख करेंगे, विधि का उल्लेख नहीं करेंगे, तथ्यों का उल्लेख करेंगे, साक्ष्य का उल्लेख नहीं करेंगे, और केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख करेंगे। उसमें हम फालतू तथ्यों का उल्लेख नहीं करेंगे, जो सारवान हैं, सब्सटेंशियल हैं, उन्हीं का हम उल्लेख करेंगे। ये ऑर्डर 6 के नियम का फॉलो करेंगे। और जो ये प्रारूपी अभिव्यक्ति की बात कर रहा है कि उसी तरीके से आरोप का क्या प्रारूप होगा, यानी बाद का क्या प्रारूप होगा, बाद पत्र किस प्रारूप में लिखा जाएगा, इसके संबंध में ऑर्डर 7 की बात करता है। और जब इन नियमों को हम फॉलो कर लेंगे तो ऑर्डर 4 कहता है कि वह संबंधित कोर्ट में संस्थित किया जाएगा। अब ऑर्डर 4 बाद पत्र का संस्थित किया जाना, वादी जो संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है या जो बाद का ग्रहण करने के लिए अधिकारी है, जिसको रजिस्ट्रार भी कह सकते हैं, वह क्या करता है, बाद को संस्थित करता है। तो ये हमेशा किसी बाद पत्र के माध्यम से ही डिक्री पास होगी और इससे पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय होगी, निश्चायक होगी और प्रारूपी अभिव्यक्ति होगी। इसके प्रारूप के संबंध में, ये तो बाद पत्र का प्रारूप है और इसके प्रारूप के संबंध में ऑर्डर 20 नियम 6 दिया गया है कि डिक्री के क्या प्रारूप होंगे। प्रारूप क्या होगा डिक्री का प्रारूप, और इसके लिए हमें धारा 33 पढ़नी पड़ती है। तो ये डिक्री के आवश्यक तत्व हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बाद पत्र का प्रारूपी अभिव्यक्ति और पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से विनिश्चय होना चाहिए। अब ये डिक्री तो दे दिए 2.2 के तहत। अब इसमें 2.2 की परिभाषा में ही देखोगे कि डिक्री के अंतर्गत क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। अक्सर यह पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में कि डिक्री के अंतर्गत क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है। तो 2.2 की ही अगर हम परिभाषा देखें तो उसने बताया डिक्री के अंतर्गत क्या होगा, डिक्री के अंतर्गत क्या शामिल है। तो इसमें कहा कि बाद पत्र का नामंजूर किया जाना, बाद पत्र का नामंजूर किया जाना। ये बाद पत्र नामंजूर कहां होता है, तो ये कहा आदेश 7 नियम 11 में बाद पत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 का आदेश। यह देखने में आदेश लगता है लेकिन वास्तव में यह डिक्री है
यह रिस्टिट्यूशन ऑफ जजमेंट है, डिक्री को पुनः स्थापित करना, प्रत्यास्थापित करना। तो ये जो है धारा 144 का आदेश, इसको यह शामिल है। इसका मतलब यह देखने में आदेश टाइप का लगता है, इसमें ये सारे एलिमेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी अधिनियम, संहिता, सीपीसी इसे डिक्री मानती है और इसकी हम अपील करते हैं। डिक्री की अपील होगी तो इसी को अगर आप देखो तो इसी को हम डिम्ड डिक्री कहते हैं, इसी को डिम्ड डिक्री कहेंगे। आपसे पूछा भी जाता है कि डिम्ड डिक्री क्या है, तो आप बताओगे कि वास्तव में कहा कि इसमें माना जाएगा एज ए डिम्ड क्या, वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 का आदेश। आदेश है लेकिन अधिनियम इसको डिक्री मानती है। इसी तरीके से हम जब डिम्ड डिक्री बताएंगे तो इसी तरीके से आप देखोगे डिम्ड डिक्री के संबंध में प्रावधान ऑर्डर 21 रूल 58 में दिया गया है, ऑर्डर 21 रूल 98 में दिया गया है, जो डिम्ड डिक्री है। डिम्ड डिक्री का मतलब ऐसी डिक्री जो अधिनियम के तहत उसे डिक्री माना गया है और वो डिक्री के एलिमेंट नहीं भी हैं तब भी डिक्री माना जाएगा। जब मैं डिक्री के प्रकार बताऊंगा आपको तो मैं बताऊंगा। तो ये कहा कि डिक्री में शामिल है और डिक्री में क्या शामिल नहीं है, यानी डिक्री किसे नहीं माना जाएगा, किसे नहीं माना जाएगा। ये 2(2) की ही परिभाषा में दिया गया, यानी कहा गया कि पक्षकारों के व्यतिक्रम के कारण बाद का खारिज का आदेश, पक्षकारों के व्यतिक्रम के कारण, पक्षकारों के व्यतिक्रम के कारण बाद खारिजी का आदेश, यानी बाद पत्र का नामंजूर किया जाना क्या है, डिक्री है, लेकिन बाद पत्र का खारिज किया जाना डिक्री नहीं है। और बाद पत्र खारिज कहां होती है, तो इसके संबंध में आदेश 9, नियम 2 और नियम 8 में प्रावधान किया गया है कि जब पक्षकारों को सुनवाई के समय कोर्ट बुलाती है और दोनों यानी वादी उपस्थित नहीं होता तो बात खारिज कर दिया जाता है, दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं हुए बात खारिज कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज, अगर कोर्ट फीस जमा नहीं की गई, बाद को सुनवाई के लिए फीस नहीं जमा की गई, तब भी बाद खारिज हो जाएगा। तो इस आधार पर अगर पक्षकारों के व्यतिक्रम के कारण पक्षकार सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो बाद पत्र का खारिज करने का जो आदेश है वह डिक्री नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि बाद पत्र का नामंजूर किया जाना ऑर्डर 7 रूल 11, और बाद पत्र का खारिज किया जाना व्यतिक्रम के कारण नामंजूर और डिसमिस में अंतर है, रिजेक्शन और डिसमिस में अंतर है, नामंजूर और खारिजी में अंतर है। तो खारिज होगा ऑर्डर 9 रूल 2 में और ऑर्डर 9 रूल 8 में, और जबकि नामंजूर होगा आदेश 7 नियम 11 में। यह होता है नामंजूर और यह होता है खारिज। तो दोनों का अंतर आपको समझना कि खारिज की अपील होगी, एक डिक्री माना जाएगा, डिम्ड डिक्री होगी, और खारिज का आदेश अपील नहीं होगा, यानी यह डिक्री नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज कि पक्षकारों के व्यतिक्रम के कारण बाद का खारिज किया जाना, और वे आदेश जिनकी अपील, यानी ऐसे कहें वे न्यायालय के निर्णय जिनकी अपील आदेशों की भांति होती है, आदेशों की अपील की भांति होगी, न कि डिक्री की भांति अपील होगी। तो आदेशों की अपील के संबंध में सीपीसी के धारा 104 और आदेश 43 में बताया गया है। इनमें वह सूची दी गई है कि किन आदेशों की अपील होगी। चूंकि डिक्री न्यायालय का अंतिम निर्णय है, डिक्री भी न्यायालय का एक जजमेंट है, ऑर्डर है, उसी तरीके से आदेश भी एक कोर्ट का ऑर्डर है, जो लेकिन यह डिक्री नहीं है। जब मैं डिक्री और आदेश के बीच अंतर बताऊंगा तो ये बताऊंगा ये दोनों जजमेंट के लिए आवश्यक है, दोनों जजमेंट हैं, डिक्री और आदेश दोनों जजमेंट हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। आदेश किसी वाद और कार्रवाई में भी हो सकती है और किसी अन्य दशाओं में भी हो सकती है।
जैसे न्यायालय का जो निर्णय अंतिम है वह डिक्री है, डिक्री एक ही होगी, लेकिन आदेश कई हो सकते हैं। तो लेकिन आदेश न्यायालय का एक ऐसा प्रारूपी विनिश्चय जो डिक्री नहीं है, आदेश है। यह 214 में बताया गया, जब मैं बताऊंगा आपको तो बताऊंगा। लेकिन कह रहा है ऑर्डर 2 रूल 2 की डिक्री के अंतर्गत अनुतोष आएंगे, वह सारे अनुतोषों को आप मांगोगे जो बाद पत्र में आप उल्लेख किए हो। और धारा 2 रूल 2 में, धारा 2 सब क्लास 2 में, सब क्लास 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया और यह बताया गया कि डिक्री में क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। तो ये न्यायालय के क्या है, एक आदेश है, डिक्री नहीं है, भले 2 सब क्लास 2 में इसको परिभाषित किया गया हो। अब यानी हमने डिक्री को समझा कि डिक्री क्या है, डिक्री में क्या शामिल है, डिक्री में क्या शामिल नहीं है। अब इसका जब स्पष्टीकरण देखोगे, स्पष्टीकरण में कहा कि डिक्री के प्रकार के बारे में, डिक्री कितने प्रकार से हो सकती है। तो अगर डिक्री का प्रकार हमें देखना है तो हमें स्पष्टीकरण को देखना होगा। वास्तव में डिक्री प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, 2 में बताया गया, 2 सब क्लास 2 में बताया गया है। लेकिन प्रारंभिक डिक्री क्या होगी, अंतिम डिक्री क्या होगी, इसके लिए हमें स्पष्टीकरण देखना होगा। तो डिक्री प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, तो प्रारंभिक डिक्री किसे कहेंगे, इसके लिए हमें स्पष्टीकरण के तहत देखेंगे कि स्पष्टीकरण में प्रारंभिक डिक्री को क्या बताया गया। तो अगर हम डिक्री के प्रकार देखें कि डिक्री कितने प्रकार से होती है, डिक्री के प्रकार, तो अगर हम धारा 2 सब क्लास 2 को अगर हम रीड करते हैं तो हम उस देखते हैं कि डिक्री प्रारंभिक होगी, प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री, अंतिम डिक्री, अंशतः प्रारंभिक डिक्री, अंशतः प्रारंभिक डिक्री या अंशतः अंतिम डिक्री, और एक जो मैंने कह रहा था डिम्ड डिक्री, एक डिम्ड डिक्री है, डिम्ड डिक्री। अब ये 2 के स्पष्टीकरण में बताया गया है और यह धारा 2 में ही बताई गई। ये 2 के स्पष्टीकरण में बताया गया कि प्रारंभिक डिक्री क्या है। तो कहा कि प्रारंभिक डिक्री वह डिक्री होती है जो मामले को अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं करती, बल्कि इसके बाद भी कुछ किया जाना शेष रह जाता है। जैसे और हर मामलों में प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री नहीं पास की जाएगी। अधिनियम ने बताया है कि किन मैटर के संबंध में, किन मामलों के संबंध में प्रारंभिक डिक्री कोर्ट पास कर सकता है। मैंडेटरी नहीं है कि वह प्रारंभिक डिक्री पास करे, वह एक ही साथ अंतिम डिक्री फाइनल कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे, कुछ ऐसे विषय हैं जहां कोर्ट चाहे तो वह प्रारंभिक डिक्री पास कर सकता है। कोर्ट कहां दिया गया इसके संबंध में, इसके संबंध में हमें कुछ ऑर्डर देखना होगा, जैसे आदेश 20 देखना होगा और आदेश 34 देखना होगा। इन दोनों आदेशों में वे लिस्ट दिए गए हैं जहां न्यायालय प्रारंभिक डिक्री पास कर सकता है। प्रारंभिक डिक्री क्या होती है? प्रारंभिक डिक्री मामले को अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं करती, इसके बाद भी कुछ किया जाना शेष रह सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले, ऑर्डर 20 नियम 12 कहता है कि यदि कब्जा और अंतःकालीन लाभ के संबंध में विवाद है, कब्जा और अंतःकालीन लाभ का मामला है। कब्जा और अंतःकालीन लाभ का मतलब, अगर मान लो कि ए और बी के बीच इस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, यह प्रॉपर्टी अगर कमर्शियल है, इससे किराया भी आता है और इस पर ए का कब्जा है, बी इसे बलपूर्वक बेदखल करता है, ये क्या करेगा? एक कोर्ट में जाएगा, वादपत्र के माध्यम से, धारा 26 में बताया गया, वादपत्र के माध्यम से वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से क्या करेगा? अनुतोष की मांग करेगा। अगर यह इस भूमि से बेदखल हो गया, दूसरी चीज, यह भूमि से वह किराया प्राप्त करता था, अगर हर माह देखा जाए तो 6,000 रुपए वह किराया वसूल करता था, और बी ने उसे बेदखल कर दिया, तो दो चीजों से वह वंचित हो गया। किससे? वह प्रॉपर्टी से वंचित हो गया और वह जो लाभ ले रहा था, उस भूमि से जो लाभ कमा रहा था, वह वंचित हो गया। तो अब इस अनुतोष
के लिए वह बाद पत्र लाएगा दोनों अनुतोषों के लिए। अब कोर्ट यहां कब्जा अगर डिसाइड कर दिया लेकिन अंतःकालीन लाभ नहीं डिसाइड किया, अंतःकालीन लाभ को 2.12 में बताया गया है। जब डिफिनीशन क्लास आप सीपीसी का पढ़ेंगे तो 2.12 में अंतःकालीन मीन प्रॉफिट को बताया गया है कि अंतःकालीन लाभ से ब्याज सहित वह लाभ अभिप्रेत है जो संपत्ति पर सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा वस्तुतः प्राप्त किया जा सकता है या वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता है। इसके अंतर्गत की गई अनुवृद्धियां अगर सदोष कब्जाधारी व्यक्ति इस पर कोई अनुवृद्धि कर देता है और उससे लाभ बढ़ जाता है तो वह इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ब्याज इसमें इंक्लूड है। यानी मान लो कि अगर यह बेदखल किया और इसने कुछ इसको मॉडिफाई कर दिया और जो किराया वह हर मंथ अगर वह 6,000 लेता था तो थोड़ा सा इसमें अगर मॉडिफाई कर दिया, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया और वह किराया बढ़ गया 7,000, तो अब यह बढ़ा हुआ रकम अंतःकालीन लाभ नहीं होगा, यानी 1,000 रुपए जो बढ़ी रकम है वह अंतःकालीन लाभ में नहीं जोड़ा जाएगा। जब आप 2.12 पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इस तरीके से मान लो कि अगर दो मैटर को लेकर है एक ही बाद पत्र में और कोर्ट ने कब्जा डिसाइड कर दिया लेकिन अंतःकालीन लाभ नहीं डिसाइड किया, तो यह क्या है, एक प्रारंभिक डिक्री होगी और अभी निर्णय आना बाकी है, यानी अभी अंतःकालीन लाभ डिसाइड होना बाकी है। तो ये प्रारंभिक डिक्री है। इसी तरीके से आदेश 20 नियम 12 में और आदेश 20 रूल 13 में, आदेश 20 रूल 16 में या हकसुफा के संबंध में और मालिक और अभिकर्ता के बीच विवाद है तो उसके संबंध में ऑर्डर यह जो है लिस्ट दिया गया है, ऑर्डर 20 रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 13 प्रशासन के बाद में, ऑर्डर 20 रूल 14 हकसुफा के संबंध में और ऑर्डर 20 रूल 17 के बारे में बताया गया कि संपत्ति के विभाजन के संबंध में। ऑर्डर 34 नियम 2 में पूर्वबंध के लेकर वाद हो, संपत्ति के पूर्वबंध फोरक्लोजर के लेकर विवाद है, संपत्ति के मोचन के लेकर विवाद है, तो उसके संबंध में आदेश 34 नियम 2, नियम 4 और नियम 7 के संबंध में प्रावधान किया गया है। यानी नियम 2, नियम 4 और नियम 7 के संबंध में प्रावधान किया गया है। पूर्वबंध को लेकर विवाद है, संपत्ति के मोचन को लेकर विवाद है, विक्रय को लेकर विवाद है, तो उस दशा में संपत्ति के विभाजन को लेकर विवाद है। तो इन दशाओं में कोर्ट प्रारंभिक डिक्री पास कर सकता है, मैंडेटरी नहीं है, विवेक पर है कि वह पास कर सकता है। तो प्रारंभिक डिक्री क्या कहोगे? प्रारंभिक डिक्री एक ऐसी डिक्री है जो मामले को अंतिम रूप से विनिश्चय नहीं करती, इसके बाद भी कुछ किया जाना शेष रह जाता है। जैसे कब्जा डिसाइड कर लिया तो अंतःकालीन लाभ डिसाइड करना शेष रह जाता है, इसको कहते हैं हम प्रारंभिक डिक्री। अंतिम डिक्री 2.2 के स्पष्टीकरण में ही बताया गया कि अंतिम डिक्री एक ऐसी डिक्री है जो बाद को पूर्ण रूप से विनिश्चित कर देती है, इसके बाद कुछ किया जाना शेष नहीं रहता, इसके बाद सिर्फ क्या होगा, अपील होगी। अंतिम डिक्री पक्षकारों के अधिकारों को पूर्ण रूप से विनिश्चय कर देती है, जो बाद पत्र में जो अनुतोष मांगे गए हैं उनको अंतिम रूप से विनिश्चय कर दे, प्रारूपी अभिव्यक्त कर दे, तो वह अंतिम डिक्री है। इसके बाद कुछ किया जाना शेष नहीं होता। अब अंशतः प्रारंभिक डिक्री और अंशतः अंतिम डिक्री, यह प्रारंभिक डिक्री और अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है कब्जा, लेकिन यहां क्या होता है, अगर अंशतः प्रारंभिक डिक्री, अगर हम इसी एग्जांपल को लें, आदेश 20 नियम 14 में 12 में जो है ये बताया गया कि अगर अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री के संबंध में कब्जा और अंतःकालीन लाभ को लेकर विवाद है, अगर कोर्ट ने कब्जा और अंतःकालीन लाभ दोनों डिसाइड कर दिया कि बता दिया कि कब्जा और अंतःकालीन लाभ भी देना है, कब्जा भी आप वापस करिए और अंतःकालीन लाभ भी दीजिए, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं डिसाइड किया कि कितना अंतःकालीन लाभ देना होगा। अगर मान लो कि यह 3 साल से कब्जा किया है तो उसको देखना पड़ेगा, अगर इसमें अनुवृद्धि किया है तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितनी अनुवृद्धि है, कितना उसको लेस करके ब्याज कितना होगा। तो यह एक जांच का विषय है, यह जांच का विषय है
लेकिन कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि कब्जा और अंतःकालीन लाभ दोनों देना है आपको, लेकिन अभी यह नहीं डिसाइड किया है कितना देना है। उसके लिए किसी कमेटी को बनानी होगी, जांच करनी होगी। तो अभी क्या है, जजमेंट कुछ बाकी है, लेकिन तो उसको कहेंगे अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री। तो इस तरह की डिक्री जो होगी वह भी हो सकती है कोर्ट 2(2) की परिभाषा के तहत। और एक होता है डिम्ड डिक्री। डिम्ड डिक्री का मतलब एक ऐसी डिक्री जो वास्तव में डिक्री के एलिमेंट नहीं रखती, लेकिन फिर भी अधिनियम उसे डिम्ड मानती है, उसे डिक्री मानती है। जैसे आदेश हमने बताया ही, आदेश 7 नियम 11, दूसरा आदेश 21 नियम 98, ये इसमें डिम्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। और धारा 144 का आदेश, तो ये क्या है, ये एक डिम्ड डिक्री होगी और इसको डिक्री की तहत कोर्ट मानेगी। इसकी अपील करोगे डिक्री की तरह, आदेश की नहीं, डिक्री की तरह। तो ये आपको डिक्री पूरी, जो आप इसमें आपसे पूछा जाएगा कि डिक्री से आप क्या समझते हैं, डिक्री के क्या आवश्यक तत्व हैं, डिक्री कितने प्रकार से हो सकती है, तो आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि डिक्री 4 प्रकार की होगी। सामान्यतः आप देखो तो डिक्री, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के बारे में प्रावधान किया गया है। डिम्ड डिक्री एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से डिक्री की बात करती है कि डिक्री माना जाएगा, तो इसको भी एक डिक्री माना जाएगा। इन प्रोविजनों को डिक्री माना जाता है। तो हमने समझ लिया कि डिक्री क्या है। अब हम देखेंगे, जैसे कि हमने ये देखा था अपने कि जजमेंट क्या है, निर्णय क्या है। तो निर्णय, अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि सर डिक्री और निर्णय में अंतर क्या है, दोनों एक ही हैं, दोनों तो निर्णय कोर्ट का है, डिक्री भी कोर्ट की है, तो दोनों में अंतर क्या है। लेकिन जब आप 2(9) धारा 2 सब क्लास 9 पढ़ोगे तो जजमेंट के बारे में बताया गया कि निर्णय न्यायाधीश द्वारा डिक्री और आदेश के आधारों का कथन है। निर्णय क्या है, निर्णय ध्यान से समझना, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन है। यानी डिक्री फॉलो द जजमेंट। डिक्री जो है किसको फॉलो करती है, डिक्री और आदेश जजमेंट को फॉलो करती है, आधारों का कथन है। यानी जो डिक्री है, जो आदेश है, वो किस पर आधारित होती है, जजमेंट पर आधारित होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जजमेंट पहले आएगा, उसके बाद डिक्री पास होगी, क्योंकि डिक्री जजमेंट को फॉलो करेगी। जजमेंट भी एक न्यायालय का ही आदेश होता है, तो जो डिक्री और आदेश उस पर फॉलो करती है। अक्सर अब जजमेंट को देखोगे तो इसके संबंध में आदेश 20 में प्रावधान किया गया, आदेश 20 नियम 4 में, और धारा इसके संबंध में 33 है। तो यह कहा गया कि बाद की सुनवाई समाप्त होने के तुरंत बाद, जैसे वाद पत्र संस्थित हुआ और कोर्ट ने पक्षकारों की सुनवाई, विवाद इशू कर दी, पक्षकारों का सुनवाई प्रारंभ कर दिया और अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच गया, तब न्यायालय क्या करेगी, पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात, बाद की सुनवाई करने के पश्चात न्यायालय तुरंत जजमेंट पास करेगी। ध्यान से समझना, बाद की सुनवाई समाप्त होने के पश्चात तुरंत जजमेंट पास करेगी। अब नियम तो यही है कि जैसे ही बाद की सुनवाई समाप्त हो जाए आप जजमेंट पास करो, और जजमेंट अगर तुरंत नहीं सुना पाते किसी कारणवश, तो फिर वह बाद की सुनवाई समाप्त होने की तारीख से 30 दिन के अंदर सुना दो। लेकिन अगर 30 दिन में भी नहीं सुना पाते तो फिर वह कारण दर्शित करना पड़ेगा, सम्यक कारण दर्शित करना पड़ेगा, जो बाद की सुनवाई समाप्त होने के 60 दिन के तक हो सकती है। यानी 60 दिन के अंदर आपको अवश्य देना होगा। अब इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जजमेंट कब सुनाया जाएगा, तो जजमेंट हमेशा बाद की सुनवाई समाप्त के तुरंत बाद सुनाया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश तुरंत नहीं सुना पाता, जैसे आप अक्सर जानते हो कि मामले की सुनवाई समाप्त हो गई है लेकिन कोर्ट ने अभी जजमेंट को सुरक्षित रखा है,
जैसे गंभीर कोई मामला है जिसपे कोर्ट का निर्णय आने से समाज में अशांति फैल जाएगी, इसके संबंध में कोर्ट जजमेंट को सुरक्षित रख लेता है। जैसे राम मंदिर मामले के संबंध में कोर्ट ने जजमेंट को सुरक्षित रख लिया, तो अब वो कंसर्न करती है कि इस जजमेंट से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज को, उसके बाद वह जजमेंट सुनाती है, लेकिन उसके लिए उसे कारण बताना होगा। अब कारण ये आदेश 20 और नियम 4 में बताया गया कि तो जजमेंट होगा वह बाद की सुनवाई का जो जजमेंट के तौर पे है, अंतिम के बाद जजमेंट जो सुना रहा है उसका जो अंतिम पैरा है। यह भी क्वेश्चन पीटी में एक बार पूछा गया है कि डिक्री को हम जजमेंट में कैसे देखेंगे, तो जो अंतिम पैरा है जजमेंट का वही डिक्री का आधार है। अंतिम पैरा, इसको आप नोट कर लें, अंतिम पैरा जो डिक्री का जजमेंट का जो अंतिम पैरा है वही डिक्री का आधार है। तो यह बताया कि धारा 33 में और आदेश 20 नियम 4 में। अब जजमेंट के क्या आवश्यक तत्व होंगे, जैसे हमने डिक्री के आवश्यक तत्व देखा उसी तरीके जजमेंट के आवश्यक तत्व क्या होंगे। तो आवश्यक तत्व पहला कि बाद का संक्षिप्त कथन, बाद का संक्षिप्त कथन, अवधारणा के लिए प्रश्न, प्रश्नों का विनिश्चय और विनिश्चय का कारण। यह इंपॉर्टेंट है। रीजन अक्सर आपसे पूछा जाता है कि रीजन किस में देना आवश्यक है, रीजन निर्णय में आएगा कि रीजन डिक्री में देगा। तो रीजन हमेशा जजमेंट में दिया जाता है। आप ध्यान दें कि रीजन हमेशा जजमेंट में पास होगा, निर्णय में पास होगा, रीजन बताना। यानी यह 3 आवश्यक तत्व क्या है, निर्णय के हैं, बाद का संक्षिप्त कथन, अवधारणा के लिए प्रश्न, प्रश्नों का विनिश्चय और विनिश्चय का कारण। इसमें रीजन देना आवश्यक है कि हम किस वजह से इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इस जजमेंट तक पहुंचे हैं, इसका कारण देना आवश्यक है। अब ये कहा, लेकिन अगर लघु वाद न्यायालय है, यह भी ध्यान देने की बात है, अगर लघु वाद न्यायालय है तो उसमें बाद का संक्षिप्त कथन और प्रश्नों का विनिश्चय, बाद का संक्षिप्त कथन और प्रश्नों का विनिश्चय, यानी लघु वाद न्यायालय में जजमेंट के 2 आवश्यक तत्व होंगे। लघु वाद न्यायालय को रीजन देना आवश्यक नहीं है। यह अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब आप आदेश 20 नियम 4 पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि लघु वाद न्यायालय को बाद का संक्षिप्त कथन और प्रश्नों का विनिश्चय यह उल्लेख करना है, उसमें रीजन देना आवश्यक नहीं है जैसे विनिश्चय का कारण। लेकिन अगर सामान्य कोर्ट है, लघु वाद स्मॉल क्लॉजेस कोर्ट नहीं है, तो उसके संबंध में आपको फॉलो करने के लिए यह सारे एलिमेंट देने पड़ेंगे एक जजमेंट में, एक निर्णय में। तो ये जजमेंट हुआ, यानी जजमेंट क्या होगा, जजमेंट हमेशा डिक्री और आदेश के आधारों का कथन है। और यह कितने दिन के अंदर पास होगी, तो कहा कि तुरंत पास होगी। अगर तुरंत नहीं पास हो पा रहा है तो फिर 30 दिन के अंदर, और अगर 30 दिन के अंदर नहीं हुआ तो 60 दिन के अंदर कारण बताते हुए कोर्ट कारण बताएगा, तो 60 दिन के अंदर बाद की सुनवाई समाप्त होने के तारीख से 60 दिन के अंदर, यानी 30 दिन और बढ़ा सकता है। तो ये जो है 30 दिन और बढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि 90 दिन हो जाएगा, नहीं, 30 दिन और बढ़ा देगा। दोनों बाद की सुनवाई समाप्त होने पर ही है, यह भी और यह भी। तो इस आधार पर यह निर्णय हुआ। तो यानी आपको क्या हुआ, जब हम निर्णय और डिक्री में अंतर बताएंगे तो आपको यह बताएंगे कि निर्णय डिक्री से पहले आती है और डिक्री निर्णय को फॉलो करती है, जबकि निर्णय डिक्री को फॉलो नहीं करता। जो निर्णय का अंतिम पैरा है वही डिक्री पर आधारित है, डिक्री उसी पर आधारित है। दूसरी चीज कि बाद की सुनवाई समाप्त होने के तुरंत बाद या 30 या जैसी परिस्थितियां हो 60 दिन के अंदर सुना दीजिए। जबकि डिक्री का जो फॉर्मेट है, डिक्री का क्या, डिक्री जब वो तो हमने देखा कि डिक्री के क्या आवश्यक तत्व हैं, लेकिन अगर डिक्री के हम फॉर्मेट देखें तो आदेश 20 नियम 6 में बताया गया है
कि डिक्री के क्या आवश्यक तत्व होंगे। तो डिक्री के आवश्यक तत्व के संबंध में डिक्री के क्या, जो डिक्री सुना दी गई उसके क्या प्रारूप होंगे, एक प्रारूपी विनिश्चय है। तो कौन सा प्रारूपी विनिश्चय, जो आदेश 20 नियम 6 में दिया गया है कि प्रारूपी विनिश्चय क्या होगा। अब ये जजमेंट का प्रारूप है और ये डिक्री का प्रारूप है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। यह डिक्री का प्रारूप है। डिक्री के प्रारूप को अगर हम देखें कि डिक्री का क्या प्रारूप होगा, डिक्री का प्रारूप, इसके लिए हमें आदेश 20 नियम 6 देखना होगा। अब इसमें प्रारूप दिया गया है और यह कितने दिन के अंदर होगा, तो निर्णय सुनाए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर। यानी यह भी ध्यान रखना, पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्णय सुनाए जाने के 15 दिन के अंदर आप क्या सुनाओगे, क्या प्रारूप तैयार करोगे, डिक्री दो। अब इसमें डिक्री के लिए क्या आवश्यक होगा, तो कहा कि डिक्री के लिए बाद संख्या, यह कहां दिया गया, आदेश 20 नियम 6 में बाद संख्या, पक्षकारों के नाम। अब ये पक्षकारों के नाम कहां से पता चलेगा, बाद पत्र से पता चलेगा। पूरी सुनवाई समाप्त हो गई। अब कोर्ट क्या कर रहा है, डिक्री पास कर रहा है और डिक्री कितने दिन के, निर्णय सुनाए जाने के 15 दिन के अंदर प्रारूप तैयार करेगा। और डिक्री की अपील होती है, जजमेंट की अपील नहीं होती। आपसे ध्यान से समझना, सीपीसी में डिक्री की अपील होगी, जजमेंट की अपील नहीं होगी। तो इसके लिए क्या होगा, एक प्रारूप दिया गया है, इसीलिए यह प्रारूपी विनिश्चय है। इस प्रारूप को फॉलो करना पड़ेगा कोर्ट को। और समझना कि डिक्री में रीजन देना आवश्यक नहीं है, रीजन हमेशा जजमेंट में पास होता है। तो बाद संख्या, पक्षकारों के नाम, वर्णन, यानी उनके क्या है, वर्णन पता इनका दिया जाएगा। और दावे की विशिष्टियां, यानी दावे का विवरण, जो कोर्ट विवाद इशू किया है, विवाद बनाया था, दावे का विवरण दिया जाएगा। जो विवाद इशू करेगा आदेश 14 में, फिर क्या क्या विवाद थे पक्षकारों के बीच, इसके बारे में बताएगा। और उसके बाद मांगा गया अनुतोष, क्या मांगा गया था, अनुतोष। दूसरा, बाद के खर्चे। चौथा, यानी अगला जो पॉइंट है उसमें कहा कि निर्णय की तिथि, निर्णय की तिथि। और अंतिम जो पैरा है, अंतिम बताया कि न्यायालय का हस्ताक्षर और मुद्रा, न्यायालय का हस्ताक्षर और मुद्रा यानी मुहर लगेगी। तो ये जो है डिक्री के फॉर्मेट हैं। अब देखो इसमें कहीं रीजन नहीं लिखा गया, इसमें रीजन चूंकि कहां दे दिया जाता है, जजमेंट में ही बता दिया जाता है कि किस वजह से जजमेंट हम पास कर रहे हैं। अब उस जजमेंट की तिथि और मांगा गया अनुतोष क्या था और उसके खर्चे कौन देगा, किस अनुपात में देगा। अगर मुजरा है तो उसका भी उल्लेख करेगा कि मुजरा को उसमें हमने काट दिया। जैसा कि मुजरा आप जानते हो ऑर्डर 8 नियम 6 में दिया गया है। जब आप मुजरा पढ़ोगे तो आप समझोगे मुजरा होता क्या है। यह एक ढाल होता है, प्रतिवादी वादी के आक्रमण को रोकता है, वादी के वादपत्र को रोकता है मुजरा। मैं आपको बताऊंगा। तो ये डिक्री के प्रारूप हैं और इसको दिया गया आदेश 20 नियम 6 में। और ये कितने दिन के अंदर होगा, तो 15 दिन के अंदर। डिक्री निर्णय सुनाए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर डिक्री तैयार की जाएगी और इस फॉर्मेट में तैयार की जाएगी। यही फॉर्मेट क्या है, प्रारूपी विनिश्चय है। अब अंतर स्पष्ट हो गया होगा, डिक्री और जजमेंट के बीच अंतर क्या है। पहला अंतर, जजमेंट 2(9) में दिया जाता है अगर डिफाइन किया गया है, और डिक्री को 2(2) में डिफाइन किया गया है। दूसरी चीज, डिक्री निर्णय को फॉलो करती है जबकि निर्णय डिक्री को फॉलो नहीं करता। तीसरा, निर्णय डिक्री से पहले आता है और डिक्री निर्णय के बाद आती है। अगला, डिक्री में रीजन देना आवश्यक है, निर्णय में रीजन देना आवश्यक है जबकि डिक्री में रीजन देना आवश्यक नहीं है। दूसरी चीज, डिक्री प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है, अंशतः प्रारंभिक या अंशतः अंतिम हो सकती है, जबकि निर्णय में ऐसा कोई अंतर नहीं है। निर्णय की अपील नहीं होती जबकि डिक्री की अपील होती है। तो आप विभिन्न, अगर
कंसेप्ट को समझ जाओगे, चीजों को समझ जाओगे, तो काफी अंतर उसमें आपको निकल जाएगा, जो अक्सर आपके इंटरव्यू में और मेंस में पूछा जाता है। तो ये डिक्री के प्रारूप है। अब अगर हम देखें, जो हमारा अगला जो क्वेश्चन था जो सिमिलर मिलता है, वह आदेश। आदेश को दो सब क्लास 14 में आदेश को परिभाषित किया गया, ऑर्डर को बताया गया। ऑर्डर क्या है? तो कहा कि दीवानी न्यायालय का ऐसा प्रारूपी विनिश्चय जो डिक्री नहीं है, आदेश है। यानी दीवानी न्यायालय का एक ऐसा प्रारूपी विनिश्चय, यह भी एक प्रारूपी विनिश्चय है, लेकिन जो डिक्री नहीं है, डिक्री नहीं है, आदेश, आदेश कहलाता है। यानी एक ऐसा प्रारूपी विनिश्चय, विनिश्चय जो डिक्री नहीं है, आदेश कहलाता है। यानी आदेश भी क्या है? एक प्रारूपी विनिश्चय है, लेकिन डिक्री नहीं है। डिक्री के लिए डिक्री के एलिमेंट होने चाहिए। अब यानी किसी वाद और कार्रवाई में न्यायालय के निर्णय होना चाहिए, पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से विनिश्चय होना चाहिए, प्रारूपी अभिव्यक्त होना चाहिए, निश्चायक होता है। ये सारे एलिमेंट जो हमने डिक्री के देखे, वह आदेश के लिए आवश्यक नहीं है, आदेश के लिए नहीं है। तो अब अगर हम डिक्री और आदेश में अंतर देखें, तो आदेश कोई आवश्यक नहीं है कि एक वाद और कार्रवाई में ही दी जाए, जबकि डिक्री हमेशा वाद और कार्रवाई में दी जाएगी। डिक्री सहमत पर आधारित अगर नहीं है आदेश 23 के तहत, तो प्रत्येक डिक्री की अपील होगी, लेकिन प्रत्येक आदेश की अपील नहीं होती है। किन आदेशों की अपील होगी? जो धारा 104 और आदेश 43 में दिए गए हैं, इन्हीं आदेशों की अपील होगी। लेकिन प्रत्येक डिक्री की क्या होगी? अपील होगी। प्रत्येक डिक्री की अपील होगी, सिवाय एक अपवाद है, सहमति पर आधारित। सिवाय सहमति पर आधारित है आदेश 23 के थ्रू। अगर सहमत पक्षकारों ने समझौता कर लिया है तो उसकी अपील नहीं होगी, लेकिन कुछ ग्राउंड दिए गए हैं जहां उस पर भी अपील हो सकती है। कोर्ट का जजमेंट है कि अगर सहमति बलपूर्वक, कपटपूर्वक, धोखे से ली गई है तो आप अपील करोगे, लेकिन सामान्यतः आप अपील नहीं करोगे। और बाकी सारे डिक्रियों की अपील होगी, लेकिन सारे जज आदेश, सारे ऑर्डर की अपील नहीं होगी। केवल उन्हीं आदेशों की अपील होगी जो धारा 104 और आदेश 43 में दिए गए हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि डिक्री किसी वाद और कार्रवाई में होगी, आदेश वाद और कार्रवाई के अलावा भी हो सकती है। डिक्री वाद और कार्रवाई में ही पास की जाएगी और केवल एक होगी, जबकि आदेश किसी वाद और कार्रवाई में अनेक हो सकते हैं। जैसे हर चरण पे आदेश हो सकता है, ऐसा सम्मन जारी करने का आदेश, पक्षकारों को बुलाने का आदेश, दस्तावेज पेश करने का आदेश, वाद का खारिजी का आदेश, कोई भी आदेश यह दे रहा है पक्षकार, तो एक से अधिक आदेश हो सकते हैं, लेकिन सारे आदेशों की अपील नहीं होगी। किन आदेशों की अपील होगी? जो इसमें दिए गए हैं। एक पक्षीय आदेश, तो ये जो है आदेश एक से अधिक हो सकते हैं। और डिक्री प्रारंभिक और अंतिम होती है, जबकि आदेश में ऐसा कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक डिक्री की अपील होगी, लेकिन प्रत्येक आदेश की अपील नहीं होगी। ये अंतर आप बताओगे। तो डिक्री, जजमेंट और आदेश तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों सिमिलर दिखते हैं कोर्ट का, लेकिन यह बहुत बड़ा अंतर रखते हैं। और आपको इसको समझना होगा। मेंस में आता है कि डिक्री और जजमेंट में क्या अंतर है, डिक्री और आदेश में क्या अंतर है, जो डिक्री के प्रकार हैं, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में क्या अंतर है। तो इस पर आप एक नोट्स बनाओ, इसको समझो और इसको हमेशा तैयार करो, इंटरव्यू के पर्पस से, मेंस के पर्पस से और प्रारंभिक परीक्षा के पर्पस से। बिहार में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्री से आप क्या समझते हैं, डिक्री कितने प्रकार से होती है, डिक्री और आदेश में अंतर क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीजें समझ में आई होंगी जो डिक्री, आदेश और जजमेंट को लेकर है। अन्य टॉपिक को लेकर फिर हम प्रेजेंट होंगे। धन्यवाद।